Hello students, welcome to my YouTube channel Exam Mastermind. Today we will continue with the lecture series of Industrial Relations and Labor Law, and today's topic of discussion is Trade Union Act 1926. ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन इज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स. वर्कर मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं जिसे बोला जाता है ट्रेड यूनियन. ये क्यों बनाते हैं? टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, उनके रिजोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है? ट्रेड यूनियन. मतलब ट्रेड यूनियन वर्कर के तरफ से जो भी नेगोशिएशंस होता है एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट के साथ, उसको करने जाते हैं. तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेड यूनियन बन गए थे, तो जरूरी था कि ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया जाए. ठीक है, तो उसे रेगुलेट करने के लिए ही ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बनाया गया. दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. सारे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, इसका एम क्या है? एम इज टू रेगुलराइज लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस. जो भी लेबर और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन है उसको रेगुलराइज करना. ठीक है, ए ट्रेड यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन विद टेम्पोररी और परमानेंट. ठीक है, टेम्पोररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. फॉर्म फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशंस नॉट ओनली बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज बट ऑल्सो बिटवीन वर्कमैन एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स. इसका ये मतलब हुआ जो भी रिलेशन है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को भी सही कराने का काम करता है. ठीक है, मतलब डिस्प्यूट कम करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच भी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के भी बीच. इसीलिए जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है, वो ट्रेड डिस्प्यूट में जो भी डेफिनेशन होता है उसमें ये तीनों आते हैं. ठीक है, पढ़ते हैं. ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. ठीक है, बिटवीन वर्कमैन दैट इज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एंड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, तो ट्रेड डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट इन तीनों में किसी के भी बीच में हो रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेड डिस्प्यूट की कैटेगरी में फॉल करेगा. ठीक है, और जो भी ट्रेड डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट दोनों से रिलेटेड हो सकता है. जो भी डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है. ठीक है, ठीक है. नाउ वी विल सी ट्रेड यूनियन कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट और फेडरेशंस ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस. मतलब क्या है? टू और मोर ट्रेड यूनियन मिलके एक नया ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. इसे क्या कहते हैं? अमलगमेशन. ठीक है, अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियन एक या दो ट्रेड यूनियन मिलकर नया ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. ठीक है, ये टेम्पोररी ट्रेड यूनियन भी हो सकते हैं, परमानेंट ट्रेड यूनियन भी हो सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस. ठीक है, ये एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसको अफेक्ट नहीं करेंगे? जो भी पार्टनर का एग्रीमेंट है. कोई भी बिजनेस में अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर है उनके बीच भी एग्रीमेंट होता है, तो उनके बीच का एग्रीमेंट को ये ट्रेड यूनियन एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा. और कौन से एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा? एनी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉय बाय हिम सो एज टू सच एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी काम है, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी एग्रीमेंट होता है. ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को भी अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट. ठीक है, एंड एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन टू द सेल ऑफ गुड. ठीक है, जो भी आपका सेल ऑफ गुड के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है दूसरे एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, दूसरे बिजनेस के साथ, उसको भी ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए लिख दिया. नाउ वी विल सी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है. रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा. ठीक है, कोई भी ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? आई एम सॉरी, कोई भी ट्रेड यूनियन है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? एक रजिस्ट्रार करेगा. ठीक है, इसलिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाएगा जिसका काम क्या रहेगा? ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना. ये सेक्शन 3 में दिया गया है एक्ट के. सेक्शन 3 क्या बोलता है? इट एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ पर्सन टू बी अ रजिस्ट्रार. ठीक है, एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और एक डिप्यूटी रजिस्ट्रार भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है. डिप्यूटी रजिस्ट्रार का काम क्या होगा? रजिस्ट्रार का ही काम होगा. इन केस रजिस्ट्रार अगर प्रेजेंट नहीं है या फिर अपना ड्यूटी नहीं निभा सकता तो उसका काम कौन करेगा? डिप्यूटी रजिस्ट्रार करेगा. ये कंपलसरी नहीं है कि हर जगह डिप्यूटी रजिस्ट्रार हो ही, लेकिन हर जगह रजिस्ट्रार तो होगा. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी. ठीक है, नाउ वी विल सी मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. देखिए, कोई भी ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है. ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है. इसलिए कंपलसरी नहीं है कि अगर आप ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं ही. बिना रजिस्ट्रेशन के भी ट्रेड यूनियन का एग्जिस्टेंस है. वही चीज लिखा है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज नॉट कंपलसरी बट इट इज डिजायरेबल. ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए. क्यों? सिंस अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंजॉयज सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेज अंडर द एक्ट. ठीक है,
इस एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनको कुछ फ़ायदा, ठीक है, उनको कुछ राइट्स दिया जाता है। वो राइट्स क्या क्या है आने वाले समय में हम लोग अभी देखेंगे। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। कोई भी ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा अपना एप्लीकेशन लेके, ठीक है। तो मिनिमम मेंबर्स कितने जाने चाहिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में, 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स जाने ही चाहिए ऑफिस में टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज, ये जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन में मिनिमम 10% ऑफ एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री है, कोई एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इस इंडस्ट्री का 10% मेंबर ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है या फिर 10% या फिर 100। इसका क्या मतलब है, 10% मेंबर मिनिमम ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए या फिर 100 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस मान लो यहाँ पे 90 इंप्लॉयज हैं इस इंडस्ट्रीज के, तो 9 मेंबर्स तो ट्रेड यूनियन के होने ही चाहिए, ठीक है, या फिर 100। अब इन दोनों 9 और 100 में से कम कौन है, 9 कम है, तो 9 लोग मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन है, 7 मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल करने जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, और या फिर 10% और 100, इन दोनों में से जो भी कम है वो एक उस ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखा है कि 7 और मोर देन 7 मेंबर्स ऑफ द सेम ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस आर एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट शुड बी द पार्ट ऑफ इट मतलब शुड बी द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जिस डेट में एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं उस डेट में मिनिमम 10% या फिर 100 मेंबर्स उस ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो भी ट्रेड यूनियन बनाने जा रहा है, ठीक है, जिस जिस भी ट्रेड यूनियन का आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उसका एक एग्जीक्यूटिव कमिटी भी होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपका ट्रेड यूनियन का कोई भी एग्जीक्यूटिव कमिटी नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन डिनाई कर दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा उस ट्रेड यूनियन का, इसलिए एग्जीक्यूटिव कमिटी भी रहना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रार जो भी है, ठीक है, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो रजिस्ट्रार्स पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मतलब आपसे कोई भी रजिस्ट्रार कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, ठीक है। ये रजिस्ट्रार का पावर होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए तभी हम आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे ट्रेड यूनियन का, ठीक है। हाँ, और जो भी ट्रेड यूनियन अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है उसको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। वो 7 मेंबर्स अपना अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट तो ले ही जाएंगे, ठीक है, उनका नाम, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब वो लेके जाएंगे। प्लस और क्या डॉक्यूमेंट जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन, जो भी एसेट और लाइबिलिटी है ट्रेड यूनियन का, ठीक है, उसका भी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउ वी विल सी रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रार्ड, if the registrar has fully satisfied himself that the union has complied with all the necessary provisions of the act, he may register such unions by recording all its particulars in a manner specified by the act, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि ये जो ट्रेड यूनियन है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे बुलाया जाता है सेक्शन 9 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मतलब होता है, द रजिस्ट्रार विल, इसको इश्यू कौन करेगा, रजिस्ट्रार विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये होता क्या है, इट इज अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। बेसिकली सर्टिफिकेट क्या है, कुछ नहीं है, प्रूफ है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड बाय रजिस्ट्रार एंड इट एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउ वी विल सी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। किसी भी ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल करने का पावर किसके पास होता है, उसी के पास होता है जो उसको देता है, दैट इज रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास पावर होता है रजिस्ट्रेशन का भी और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी। तो रजिस्ट्रार हैज द पावर टू विड्रॉ और कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। किस किस केस में कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर जो भी रजिस्ट्रेशन लेते समय कोई भी फ्रॉड या इलीगल प्रैक्टिस फॉलो किया गया हो ट्रेड यूनियन के द्वारा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने एप्लीकेशन ही दे दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। या फिर ट्रेड यूनियन बंद हो चुका है, इफ द ट्रेड यूनियन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है। और इफ द ट्रेड यूनियन हैज विलफुली एंड आफ्टर सबमिटिंग ए नोटिस टू द रजिस्ट्रार हैज contravened any provision of the act or has been continuing with any rules which is in contravention of the provision of the act, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 केस है, आपने खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, आपने फ्रॉड किया है। तीसरा केस क्या है, ये ट्रेड यूनियन बंदी हो चुका है,
ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। चौथा क्या है कि आपने विलफुल्ली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया है, तो आपका ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल सी सेक्शन 13 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि जो भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड हो जाता है वो एज ए बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अब ये ट्रेड यूनियन, ठीक है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये पर्सनल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक अलग से एंटिटी है, ठीक है, जिसके खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कोर्ट में श्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। ठीक है, और क्या हो जाता है इसमें, परपेचुअल सक्सेशन भी अलाउड हो जाता है। मतलब आप रहे ना रहे, ट्रेड यूनियन रहेगा, ठीक है, उसका डायरेक्टर मैनेजर रहे ना रहे, ट्रेड यूनियन हमेशा रहेगा, वो आगे चलता रहेगा, और उसको एक कॉमन सील भी मिल जाएगा ट्रेड यूनियन को, अगर वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो ये सब देखा जाए तो बेसिकली बेनिफिट है फिर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, और क्या बेनिफिट है? इट हैज द पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड एंड एक्वायर एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने का भी पावर मिल जाता है किसको? ट्रेड यूनियन को, इफ अ ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, और इट कैन बी स्यूड, और कैन बी स्यूड, इट कैन स्यू और कैन बी स्यूड, मतलब वो किसी के ऊपर केस भी कर सकता है और या फिर उसके ऊपर भी केस हो सकता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। नाउ वी विल सी सेक्शन 17 एंड 18। सेक्शन 17 एंड 18 बेसिकली क्या होता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड सिविल सूट्स। ठीक है, जो भी आपका जो भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी होगा या फिर जो भी सिविल सूट्स होगा, वो किसी पर्सनल बिलोंगिंग पे नहीं होगा, मतलब किसी मेंबर पे नहीं किया जाएगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी या फिर सिविल सूट, वो किस पे डायरेक्टली किया जाएगा? ट्रेड यूनियन पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन देता है मेंबर को, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को, कि उस पर कोई पर्सनल कंस्पिरेसी केस या फिर सिविल सूट फाइल नहीं किया जाएगा तो किस पे किया जाएगा? ट्रेड यूनियन के नाम पे किया जाएगा। ठीक है, तो that was about 17 section 17 and 18. Now we will see section 22, appointment of office bearers। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस बियरर में दो केस है, एक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का केस है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड का है। ठीक है, हम अदर का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है? जो भी अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ट्रेड यूनियन है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल कैसे क्या है? एग्जांपल है जैसे एग्रीकल्चर या फिर फार्मर, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मान लो कोई फार्मर का ट्रेड यूनियन है, तो ठीक है, तो उसके जो ऑफिस बियरर होंगे, ठीक है, उसमें 50% कौन होंगे? फार्मर्स ही होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एग्रीकल्चर या फिर फार्मर का ट्रेड यूनियन है, उसमें 10 नंबर ऑफ ऑफिस बियरर कितने? 10 है, तो उनमें से 5 तो फार्मर्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, हम लोग पढ़ेंगे 50% ऑफ द ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर मस्ट बी इंगेज और एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टू विच द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड। जैसे फार्मर का है तो फार्मर ही होंगे 50% उसके ऑफिस बियरर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन डिफाइन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लिस्ट है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कंडीशन है कि 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 मेंबर्स शुड बी रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज। इसमें सिर्फ 1/3 है, इसमें क्या है? 50% है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो मान लो इसमें अगर 10 ऑफिस बियरर है, ठीक है, 10 ऑफिस बियरर है तो मात्र 3 मेंबर्स ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5। ठीक है, विच एवर इज लेस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, विच एवर इज लेस, 1/3 होंगे या तो 5। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में मेंशन है कि एन एम्प्लॉय हु हैज बीन रिटायर्ड, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर इंट्रेंच्ड, ठीक है, या फिर उनको हटा दिया गया है, शैल नॉट बी कंसीडर्ड या फिर कंस्ट्रूड एज आउटसाइडर। ठीक है, उसको आउटसाइडर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस इन ट्रेड यूनियन। नाउ वी विल सी द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स। ठीक है, कौन कौन से लोग क्वालिफाइड है टू बियर ऑफिस इन अ ट्रेड यूनियन? ऐसे लोग जिनका एज 18 साल से ज्यादा है, वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल कौन नहीं होंगे? अगर किसी किसी को जेल का सजा मिला है, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे फॉर ऑफिस बियरिंग इन ट्रेड यूनियन। अगर किसी को जेल का सजा खत्म हो चुका है, ठीक है, प्लस 5 साल पास हो चुके हैं, उसके बाद ही वो ऑफिस बियरर का पोजीशन में जा सकता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई जनवरी 2020 तक जेल में था, ठीक है, जनवरी 2020 में वो जेल से बाहर आ गया और उसको 5 साल और वेट करना पड़ेगा, मतलब उसे जनवरी 2025 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ट्रेड यूनियन में कोई भी पोजीशन में बियर कर सकता है। ठीक है,
एक और क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रेड यूनियन के मेंबर होने के लिए, अभी तो हम लोग देख रहे थे ऑफिस बियरर के मेंबर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन का मेंबर होने के लिए मिनिमम आपको कितना एज होना चाहिए, आपका 15 साल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑफिस बियरर के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स, और मेंबर के लिए, ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने के लिए आपका मिनिमम एज कितना है, 15 ईयर्स, ठीक है। नाउ वी विल सी प्रोसीजर टू चेंज द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। किसी भी ट्रेड यूनियन का हमें नाम चेंज कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको वोटिंग करानी पड़ेगी और 2/3 मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2/3 मेंबर ने कंसेंट दे दिया, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन में किसका सिग्नेचर होगा, सेक्रेटरी साइन करेगा और 7 मेंबर्स, कोई भी 7 मेंबर साइन करेंगे, और वो एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा, रजिस्ट्रार को, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि ये जो नया नाम है, ठीक है, वो किसी और एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के नाम से अलग है, ठीक है, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार अलाउ कर देगा टू चेंज द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। तो याद रखिएगा 2/3 मेंबर का कंसेंट चाहिए, उसके बाद सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स उस एप्लीकेशन पे साइन करेंगे, और उस एप्लीकेशन को किसको दिया जाएगा, रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रार देखता है कि ये जो नया नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन का नाम से मैच तो नहीं कर रहा, अगर मैच नहीं कर रहा हो तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार उसको अप्रूव कर देगा नए नाम को, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, उसका लोकेशन आपको चेंज करना है तो क्या प्रोसेस है, इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। नोटिस ऑफ चेंज इन रजिस्टर ऑफिस एड्रेस शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन राइटिंग विद इन 14 डेज ऑफ सच चेंज, ठीक है। आपको 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हम लोग अपना ऑफिस यहाँ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल सी अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। दो ट्रेड यूनियन मिलकर नई ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, दो ट्रेड यूनियन मिलकर एक नया ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, उसमें आपको दो चीज़ कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वोटिंग कराना पड़ेगा। वोटिंग आप किसका किसका कराएंगे, दोनों ट्रेड यूनियन का कराएंगे, ठीक है। दोनों ट्रेड यूनियन में वोटिंग कराएंगे, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने होने चाहिए, 50% आदमी वोट करना ही पड़ेगा, और इस ट्रेड यूनियन में भी 50% मेंबर्स को वोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से जो वोट किए हैं, ठीक है, अगर इसमें जिसने भी वोट किया उसके 60% मेंबर कंसेंट दे रहे हैं एमलगमेशन के लिए, इससे भी 60% मेंबर्स अगर एमलगमेशन के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, आपका एमलगमेशन अलाउड है, वही चीज़ लिखा है, ठीक है। वोटिंग क्या है, वोटिंग में एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन, मतलब दोनों यूनियन से, ठीक है, वो वोट करेंगे, एंड एटलीस्ट 60% ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड आर इन फेवर ऑफ एमलगमेशन, और 60% जो भी वोट है वो फेवर में होने चाहिए किसके, एमलगमेशन के, ठीक है। तो आपका ट्रेड यूनियन का एमलगमेशन अलाउड हो जाएगा। इसके लिए भी जो आप भी नोटिस और एप्लीकेशन देंगे उसमें सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए, प्लस कोई जो 7 मेंबर्स थे उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। 7 मेंबर्स दोनों ट्रेड यूनियन से, ठीक है, 7 मेंबर्स फ्रॉम इच एमलगमेटिंग यूनियंस, ठीक है। जो भी मेंबर्स है इसके भी 7 मेंबर्स साइन करेंगे और इसके भी 7 मेंबर्स साइन करेंगे, तो आपका एमलगमेशन अलाउड हो जाएगा। नाउ वी विल सी डिसोल्यूशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को बंद करना है तो क्या करना होगा, जो भी सेक्रेटरी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। उस पर साइन कौन करेगा, सेक्रेटरी साइन करेगा और 7 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। और जब भी डिसोल्यूशन हो रहा है उसके विद इन 14 डेज आपको ये नोटिस किसको भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा, ठीक है। 7 मेंबर और सेक्रेटरी साइन करेंगे और विद इन 14 डेज आपको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा कि हम लोग अपना ट्रेड यूनियन बंद करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो क्या बोल देगा, हाँ आप लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसोल्यूशन के केस में बहुत सारे एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगे ट्रेड यूनियन के, ठीक है। तो इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इक्वली बांट दिया जाएगा अमंग मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में बांट दिया जाएगा इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। जो भी उनके एसेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैश पड़ा हुआ है ट्रेड यूनियन में, ठीक है, तो उनको मेंबर्स के में बांट दिया जाएगा। उसको बांटेगा कौन, रजिस्ट्रार ही बांटेगा, ठीक है। देयरफॉर द फंड्स ऑफ द यूनियन शैल बी डिवाइडेड बाय द रजिस्ट्रार अमंग द डिसॉल्व्ड यूनियन मेंबर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके डिसोल्यूशन तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग अदर पॉइंट्स देखेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट में अदर क्या क्या प्रोविजंस है। ट्रेड यूनियन एक्ट में दो टाइप के फंड होते हैं, एक होता है जनरल फंड, दूसरा होता है सेपरेट पॉलिटिकल फंड, ठीक है। जनरल फंड में जो भी पैसे आते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, सैलरीज दे सकते हैं ऑफिस बियरर को, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है जैसे बिजली बिल पे करना, ठीक है, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, उन सब पे जनरल फंड को खर्च कर सकते हैं। कंपनसेशन टू द वर्कर्स ड्यू टू एनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट है उसमें कंपनसेशन देना हो वर्कर को, उसके लिए भी जनरल फंड का पैसा यूज कर सकते हैं। वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी बेनिफिट दे रहे इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी और डेथ, ठीक है, उस केस में भी जनरल फंड के पैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लीगल खर्चा है उसके लिए भी जनरल फंड का पैसा यूज किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी अवेयरनेस फैलाने के लिए जो भी आप पब्लिशिंग मटेरियल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कोई भी ऐड दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी जनरल फंड का पैसा यूज किया जा सकता है। कोई भी वर्कर को एजुकेट करा रहे हैं उसके लिए भी आप जनरल फंड का पैसा यूज कर सकते हैं। मेकिंग प्रोविजन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, कोई वर्कर का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है उसके लिए भी आप जनरल फंड का पैसा यूज कर सकते हैं। एंड टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, इसके लिए भी जनरल फंड का पैसा यूज किया जा सकता है। नोट करने वाली बात क्या है, अ कंट्रीब्यूशन टू द जनरल फंड कैन नॉट बी मेड एज ए क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू द यूनियन। मतलब आप जो भी जनरल फंड में पैसा आ रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन का कंडीशन आप कंपलसरी नहीं रख सकते। मतलब आप जबरदस्ती किसी से पैसा नहीं ले सकते कि आपको इस जनरल फंड में पैसा आप देंगे तभी आप इस ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं कर सकता कि जबरदस्ती कंट्रीब्यूशन लिया जाए मेंबर्स से। सेकंड टाइप ऑफ फंड इज सेपरेट पॉलिटिकल फंड, ठीक है। एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी बनाया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, इसमें जो भी फंड है उसको कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा, सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसी पे सिर्फ खर्च किया जाएगा पॉलिटिकल फंड, ठीक है। बाकी पैसे कहाँ से खर्च निकाले जाएंगे, जनरल फंड से, ठीक है। इसमें भी कंट्रीब्यूशन फॉर दिस फंड इज नॉट कंपलसरी, आप जबरदस्ती किसी से पैसा नहीं ले सकते। नाउ वी विल सी अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में क्या क्या है, जो भी आपका अकाउंट बुक है, ठीक है, और मेंबर रजिस्टर्ड है, अकाउंट बुक और मेंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको ओपन रखना पड़ेगा फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफ इट्स ऑफिस बियरर है। जो भी ऑफिस बियरर है वो अकाउंट बुक या फिर मेंबरशिप रजिस्टर को जब मन चाहे उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी आप अगर रूल्स चेंज कर रहे हैं यूनियन का, ठीक है, आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग सच ऑल्ट्रेशन। आप कोई भी रूल्स में ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एनुअल स्टेटमेंट, जो भी आपका एनुअल स्टेटमेंट है, जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, ठीक है, ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, वो आपको जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास बाय 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के पहले आपको सारे स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। इस स्टेटमेंट के साथ एक्स्ट्रा आपको क्या क्या देना पड़ेगा, जो भी आपने रूल्स चेंज किए वो, ठीक है, जो भी आपने ऑफिस बियरर आपका कोई चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल पर्सन नहीं था, पर्सन भी बन गया ऑफिस बियरर, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी रूल्स चेंज किया है तो उसका भी कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर। अब हम लोग देखेंगे पेनल्टीज क्या है ऑफेंसेस की, ठीक है। पहला ऑफेंस क्या है, इफ ट्रेड यूनियन फेल्स टू गिव एनी नोटिस और सेंड एनी स्टेटमेंट, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा कि सबको स्टेटमेंट अकाउंट की कॉपी भेजना पड़ता है। अगर वो लोग नहीं भेजते तो फाइन कितना है, ओनली ₹5, 5 रुपये आपको पेनल्टी लगेगा। अगर उसके बाद भी आप जमा नहीं कर रहे हो तो आपको 5 रुपये पर डे पर वीक के हिसाब से लगेगा, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ ऑफेंस इज विलफुली मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन द एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट में आप हेरा फेरी कर रहे हो, गलत एंट्री भर रहे हो तो आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, ₹500 का फाइन देना पड़ेगा। और कोई भी इनकरेक्ट कॉपी आप जमा कर रहे हो रूल्स का, ठीक है, या फिर इनकरेक्ट कॉपी या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसको, मेंबर्स को ही आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ट्रेड यूनियन के जो भी मेंबर हैं आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको फाइन कितना लगेगा, ₹200। नाउ वी विल सी पावर टू मेक रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का क्या मतलब हो गया कि जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितना होगा, ठीक है। हेड ऑफिस चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, अगर दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा। जो भी ऑडिटर होगा जो ऑडिट करेगा अकाउंट का उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे इंस्पेक्शन किया जाएगा। एनी अदर मैटर्स में भी प्रिस्क्राइब, जो या फिर कोई अदर मैटर जो गवर्नमेंट बोलती है कि ये हमारी रेगुलेशंस में आता है, ठीक है। ये रेगुलेशंस कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। यहाँ पे वो और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेशंस बना सकती है रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ठीक है। इन सबको लेके स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेशन अपनी तरफ से बना सकती है। अब हम लोग देखेंगे ये ट्रेड यूनियन एक्ट है किस किस एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो पहला एक्ट है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पे एक्ट होगा, ठीक है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एंड द कंपनी एक्ट उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 एक्ट याद रखिएगा आप, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड कंपनी एक्ट, ठीक है। तो इन तीनों एक्ट के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट वाज क्वाइट अ लॉन्ग लेक्चर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे लेक्चर्स को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शंस में हमें पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।